हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग एवरग्रीन जीके कवर करेंगे। एवरग्रीन का मतलब सदाबहार, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो सीरीज़ में सारे क्वेश्चन को डिटेल में, जो इसके जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज़, वो सारे हम लोग देखेंगे। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। और आप इसी तरह अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। ये देखिए, विच कंट्री विल होस्ट 2023 वर्ल्ड कप। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री। ये देखिए, 2023 में ये इंडिया में होस्ट किया जाएगा। ठीक है, आप लोग सबको पता है 2019 में जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल हुआ था, जिसमें कि इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के द्वारा जीता गया, इंग्लैंड। और अब देखिए, इससे सारे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं स्पोर्ट्स में, तो हम लोग उसको कवर करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई कहाँ है? ये यूएई का कैपिटल है दुबई। तो याद रखिएगा आईसीसी का कहाँ है? दुबई में। और एक क्वेश्चन पूछते हैं, फीफा का कहाँ है? फीफा फुटबॉल फेडरेशन, फीफा का हेडक्वार्टर है, ये है ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड। तो आईसीसी का कहाँ? आईसीसी दुबई, और फीफा ज्यूरिक, और आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का कहाँ है? ये है म्यूनिक में, म्यूनिक। और इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन का, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ IAAF का ये कहाँ है? ये हेडक्वार्टर इसका है मोनाको में। मोनाको कहाँ है? जर्मनी में। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, सारे हेडक्वार्टर्स एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। आईसीसी का कहाँ है? आईसीसी दुबई में। और फीफा का कहाँ है? फीफा है ज्यूरिक। ठीक। और आईएसएसएफ शूटिंग फेडरेशन, इसका है म्यूनिक में, म्यूनिक। और जो एथलेटिक फेडरेशन का कहाँ है? इसका है मोनाको में। तो ये चारों याद रखिएगा, हमेशा एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और देखिए, अभी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2021 में। 2021 का मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये है इंडिया में आयोजित किया जाएगा मेंस T20 2021 का वर्ल्ड कप। और वुमेंस का T20 अगर पूछ लिया जाए, वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन सा देश आयोजित करेगा? तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ये सारे चीज़ें, ये सब याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। और वुमेंस का ओडीआई पूछ लिया जाए, वुमेंस का ओडीआई वर्ल्ड कप 2021 में कहाँ होगा? ये भी होगा, ये इंग्लैंड में होगा, इंग्लैंड। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए सब याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया में, और वुमेंस का 2022 में साउथ अफ्रीका में, और वुमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप
ये होगा इंग्लैंड में। तो ये जितने भी चीज़ें मैंने बताया वो सब याद रखिएगा। और अभी अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ साउथ अफ्रीका में। ये होस्ट हो चुका है, ठीक है, अंडर 19। तो इसको किसने जीता? ये बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। तो ये करंट अफेयर्स का है। तो बांग्लादेश ने फाइनल में इंडिया को हराया था। तो ये सब याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? देखिए फीफा वर्ल्ड कप तो जो था वो 2022 का कहाँ होगा, आयोजित किया जाएगा? ये कतर में। कतर का कैपिटल क्या है? दोहा इसका कैपिटल है। तो ये सब भी याद रखिएगा। 2018 में कहाँ हुआ था? आपको आंसर बताना है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए। तो इतने सारे फैक्ट्स याद रखिए, ये सब एग्ज़ाम में पूछते हैं, इसलिए मैंने इतने सारे फैक्ट्स बता दिए। आप सबको याद रखना ये सारी चीज़ें, सबके हेडक्वार्टर्स भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर? देखिए एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एयर में होता है। उसके बाद होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? ये होता है 21%, ठीक है। तो 99% तो यही दोनों मिला करके हो गए। तो हम लोग के एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। उसके बाद 0.9% आर्गन है। आर्गन, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्गन ये एक आप जानते हैं नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है आर्गन। जैसे आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, ये जेनॉन, रेडॉन, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये सब याद रखिएगा। और तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा नॉन रिएक्टिव मैटर पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है? तो आपको याद रखना है आर्गन। आर्गन का कंस्टिट्यूएंट कितना है? 0.9%। तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए ये प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन का मात्रा कम है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। फिर भी हम लोग को क्या होता है कि नाइट्रोजन फिर भी पेड़ों को कमी पड़ जाती है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो पेड़ों के द्वारा जो नाइट्रोजन लिया जाता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में लिया जाता है, नाइट्रेट N3। और हमारे एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन बोलते हैं। तो अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए साइनोबैक्टीरिया का यूज किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया। अब ये देखिए ये N2 से N3 में कन्वर्ट कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूम्स प्लांट में, लेग्यूम्स प्लांट। अब लेग्यूम्स प्लांट क्या क्या होते हैं? तो जैसे मटर हो गए, पी, चने, सोयाबीन, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सब में, सबके रूट में एक बैक्टीरिया होता है, इन सब के रूट में। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है? जो इसी सब बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और ये सब प्लांट को हम लोग लेग्यूम प्लांट कहते हैं। अब इनके रूट में ये बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट करता है N2 को N3 में, N2 को N3 में नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ताकि जो प्लांट सब है वो कैपेबल हो जाए नाइट्रोजन लेने के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये सब कौन करता है? लेग्यूम्स प्लांट के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम लोग का जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है, जिसमें कि एक टाइम पर धान की खेती होती है, फिर उसके बाद कोई चने या ग्राम की खेती होती है। उससे फर्टिलिटी मेंटेन रहती है सॉइल सबकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? देखिए 1927 में, 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। 1927 में तो साइमन कमीशन
साइमन कमीशन भारत आया था। तो एनीवे वो सब हिस्ट्री का पार्ट है, हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। ये क्यों हुआ था? देखिए 1971 में हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके और बांग्लादेश को पीसफुली अलग किया था। तो ईस्ट बंगाल, पहले आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ही बांग्लादेश था, बांग्लादेश का हिस्सा, पाकिस्तान का ही हिस्सा था ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश किसका पार्ट था? तो पाकिस्तान का ही पार्ट था ये, ठीक है। तो इसी को लिबरेशन के लिए ये वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में। तो उसी को पीस साइन, मतलब कि शांति के लिए हम लोग 1972 में शांति समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? ये इंदिरा गांधी, जो कि उस टाइम की राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और ये भारत की तरफ से थे, और जुल्फिकर अली भुट्टो, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन दोनों के बीच में ये शांति समझौता हुआ था 1972 में, ताकि आगे जा कर के हम लोग इस टाइप का कोई लड़ाई ना करें, इसीलिए ये शांति समझौता हुआ था। लेकिन फिर आगे जा कर के 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, वो सब आप जानते ही हैं। 1999 में कारगिल वार। और देखिए, और सारे वार डिस्कस कर लेते हैं। ये 1962 में सबसे पहले इंडो चाइना वार हुआ था। चाइना वार हुआ था 1962 में। उसके बाद 1965 में फिर इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, इंडो पाकिस्तान वार। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज़? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज़ ये रविन्द्रनाथ टैगोर के सबसे पहले भारतीय हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था? ये 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वो लिटरेचर के फील्ड में मिला था, लिटरेचर। और पुस्तक पूछ लिया जाए तो कौन सा पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि जो इनके द्वारा लिखा गया था। तो इनको ये पहले भारतीय हैं, याद रखिएगा। और नोबेल प्राइज़ ये कौन से देश के द्वारा, कौन से कंट्री के द्वारा दिया जाता है? तो ये सब याद रखिए, ये दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन के कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम इसका कैपिटल है। और ये कौन कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? ये मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और एक पीस प्राइज़ भी दिया जाता है, पीस प्राइज़। लेकिन जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे कंट्री के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। तो ये सब याद रखिएगा। पीस प्राइज़, सिर्फ ये पीस प्राइज़ नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, और बाकी सारे प्राइज़ जो भी है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब याद रखिएगा। स्टेटमेंट के फॉर्म में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और पूछा जाए कि सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे इंडियन की तरफ से जिनको ये अवार्ड मिला था फिजिक्स के फील्ड में? तो ये CV रमन। आप लोग सब जानते हैं रमन्स इफ़ेक्ट के बारे में। तो इन्हीं के नाम पर ये रमन्स इफ़ेक्ट रखा गया है। इनको कब मिला था? 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के फील्ड में, फिजिक्स
और इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये सब याद रखिएगा। और मदर टेरेसा भी ये इनको मिला था पीस प्राइज, ये 1979 में इनको पीस प्राइज़ मिला था, तो ये भी याद रखिएगा, मदर टेरेसा। और देखिए फर्स्ट इकोनॉमिक्स, जो भारतीय इकोनॉमिक्स थे, अमर्त्य सेन, इनको भी इकोनॉमिक्स में 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और अभी 2014 में एक कैलाश सत्यार्थी को मिला था पीस प्राइज़। ठीक है, पीस प्राइज़ कैलाश सत्यार्थी को मिला था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये इनके साथ में एक पाकिस्तान के भी एक एक्टिविस्ट को मिला है, और आप उनका नाम बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन में आप उनका नाम बताइए, कैलाश सत्यार्थी के साथ। और पीस प्राइज़ में किसको मिला था पीस प्राइज़? मलाला यूसुफ़ज़ई, मैं ही बता दिया। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे फैक्ट सब याद रखिएगा, ये सब एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंडेड बाय विच कमेटी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये संथनम कमेटी के द्वारा आया था। और अभी हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? ये 11 है। अगर पूछा जाए तो हम लोग के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। ठीक है, कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। ये बाद में यूएसएसआर से इंडिया ने इसको लिया है। रसिया, यूएसएसआर, इसको पहले यूएसएसआर ही बोलते थे, सोवियत यूनियन, तो अभी इसको रसिया बोलने लग गए हैं। 1991 के बाद इंटीग्रेशन होने के बाद यूएसएसआर का, उसके बाद इसका नाम रसिया पड़ा। तो रसिया से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं, याद रखिएगा। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया था? ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उसमें ये ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये कौन से चैप्टर में ऐड किया गया है? चैप्टर है 4A। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी कैपिटल्स आर्टिकल में ऐड किए जाते हैं वो सब अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 4 नहीं है, ये 4A है। 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है ये। और पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में हम लोग का DPSP है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मौलिक कर्तव्य हम लोग का यूएसएसआर से लिए हैं, और ये पार्ट 4A में है। और 42nd अमेंडमेंट में ये 1976 में इसको ऐड किया गया था। पहले कितने थे? पहले 10, जब ये 42nd अमेंडमेंट में हुआ तो ये 10 थे पहले। उसके बाद 86th अमेंडमेंट हुआ। 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ। 2002 में उसमें एक और प्लस हुआ, एक और ऐड किया गया, और जिसमें कि कहा गया था एजुकेशन जो सिर्फ 5 ईयर से 14 साल के बच्चों को लिए कंपलसरी है, वो मौलिक कर्तव्य माना गया ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा। तो तब जा कर के ये 11 अभी हो गए हैं। तो ये सब याद रखिएगा। अभी कितने? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और जो 42nd अमेंडमेंट है उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सब 42nd अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इसीलिए
इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए फंडामेंटल राइट्स किसके संविधान से हम लोग लिए हैं, तो ये है यूएसए से हम लोग फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मौलिक अधिकार। और बहुत सारे, वैसे तो ये सब सारे कंट्री से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन वो सब अभी हम लोग नहीं देखेंगे। और ये सब याद रखिए। 5 ईयर प्लान भी रसिया से ही हम लोग लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? पहले तो 7 थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आप लोग उस कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए 6 जितने भी अभी फंडामेंटल राइट्स हैं उस सबके नाम आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। उसके द्वारा ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। ये अब फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। तो इसीलिए ये अब भी अगर पूछे कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो 6 हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। सॉरी, ये सांथनम कमेटी नहीं है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी है। स्वर्ण सिंह कमेटी, सांथनम कमेटी तो CVC जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके लिए ये बनाया गया था, सांथनम कमेटी। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये फंडामेंटल राइट्स को गठन किया गया था। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी। मैं गलती से यहाँ बाई मिस्टेक लिख दिया, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था। Who is known as फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इसको कहा जाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कंफ्यूज मत करिएगा ऑल इंडिया सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कौन है? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो IAS अभी देखते हैं, उसके फादर जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत सारे चीज़ों का निर्माण, इनमें पुलिस कमीशन, पुलिस सर्विसेज जो दारोगा भी होते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था भारत में। तो ये सब याद रखिएगा और कंफ्यूज नहीं होइएगा फिर। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ मून, और भी जैसे स्टडी ऑफ हड्डियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? फ्लावर को। अब जैसे हड्डियों के लिए हम लोग जाते हैं डॉक्टर आर्थोलॉजिस्ट के पास, तो इसको आर्थोलॉजी बोलते हैं, हड्डियों का जो पढ़ाई किया हुआ होता है। तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स ये आर्थोलॉजी होता है। एंथोलॉजी होता है, एंथोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये एंथोलॉजी होता है। और जैसे अब होता है डेमोग्राफी, पॉल्यूशन के अध्ययन को, पॉपुलेशन के अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। और भी इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा। स्किन के स्टडी को हम लोग डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। तो देखिए स्टडी ऑफ सॉइल क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल को बोलते हैं। और ये जो इसकी खुशबू होती है, जो हम लोग बारिश के दौरान जो मिट्टी की खुशबू आती है, उसको एक टर्म दिया गया है, उसको क्या बोला जाता है? पेट्रीचोर या फिर पेट्रीकोर, आप कुछ भी बोलिए। ये एक जर्मन वर्ड है पेट्रीचोर।
तो उस स्मेल को, उस जो सेंट होता है उसकी खुशबू को पेट्रीचोर वर्ड दिया गया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वैसा अभी तक खुशबू तैयार कहीं भी कोई भी देश ने अभी तक वैसा स्मेल नहीं बना पाया है। तो याद रखिएगा, इसके स्मेल को क्या बोलते हैं, पेट्रीचोर। विच गैस इज फिल्ड इन बैलून। बैलून में कौन से गैस हम लोग भरते हैं, बैलून में हीलियम भरा जाता है। हीलियम, हीलियम क्यों भरा जाता है, हीलियम इज़ लाइटर गैस। एयर से जो भी लाइटर होंगे वो गैस भरा जाएगा, ताकि एयर में अपने आप ही बैलून को छोड़ने पर वो हवा में उड़ने लगते हैं, तो उससे लाइटर होते हैं। क्योंकि तो लाइटर, इससे लाइटर, हाइड्रोजन भी लाइटर ही गैस होता है, हीलियम से भी ज़्यादा लाइटर होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी लाइटर गैस है। तो इसको क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि ये हाईली इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल, इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी, इसीलिए इस हाइड्रोजन को यूज़ नहीं किया जाता है इसकी वजह से। और जो हीलियम है वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है और कोई रिएक्ट नहीं करेगी, इसीलिए हीलियम को भरा जाता है बैलून्स में। ठीक है, चलिए अभी एक करंट का ये है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी के द्वारा अभी बनाई गई है, जर्मनी। तो याद रखिएगा, हीलियम गैस। हु इज़ रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। देखिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता है जैनिज्म से और बुद्धिज़्म से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है रियल फाउंडर कौन है। तो देखिए, ये महावीर, भगवान महावीर सब जानते हैं, ये रियल फाउंडर है जैनिज्म के। ये 24th तीर्थंकर थे। अब वैसे फाउंडर पूछ लिया जाए तो जो फर्स्ट तीर्थंकर है ऋषभदेव, वो भी ये फाउंडर माने जाते हैं, ऋषभदेव। इनका नाम, एक और नाम है आदिनाथ। तो इनको ही फाउंडर माना जाता है। और लेकिन जो रियल फाउंडर, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, ये रियल है, रियल फाउंडर, तो ये भगवान महावीर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही ज़्यादा जो प्रोपाउंड किया था वो ये महावीर के द्वारा ही किया गया था। और देखिए, इस जैनिज्म से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं वैसे तो, लेकिन मैं कुछ यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। अब जैसे फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये तो आप जानते ही हैं, मैंने अभी बताया, ऋषभदेव। सेकंड कौन है, सेकंड भी याद रखिएगा, अजीतनाथ। थर्ड कौन है, थर्ड है संभवनाथ। और 23rd कौन है, 23rd है पार्श्वनाथ। और 24th महावीर। अब सबके जो इनके सिंबल है वो सब पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, और मैच ऑफ द फॉलोइंग में कौन किसका है। तो इनके जो प्रतीक है, चिन्ह ऋषभदेव के, ये है बुल, जो सांड होता है, सांड। और अजीतनाथ के कौन सा है, अजीतनाथ ये एलिफेंट। और संभवनाथ का हॉर्स, घोड़ा। और पार्श्वनाथ का सरपेंट मतलब सांप। और जो भगवान महावीर है 24th, उनका चिन्ह क्या है, ये है लायन। तो ये सारे चीज़ें याद रखिएगा, ये सब पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं। और इनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति कब हुई थी, भगवान महावीर को इनलाइटमेंट कब मिला, कौन से रिवर के किनारे, ये बहुत पूछते हैं। तो याद रखिएगा, ये रिजुपालिका रिवर के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर पूछ लिया जाए बुद्धिज़्म में भगवान बुद्धा को कब, कौन से नदी के किनारे हुआ था, तो ये निरंजना नदी हो जाएगा।
निरंजना नदी को फल्गु नदी भी बोलते हैं, फल्गु। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बुद्धा में भगवान बुद्धा को कब कौन से नदी के किनारे हुआ था, ये निरंजना नदी है। और जो भगवान महावीर है उनको ऋजु पालिका नदी, ठीक है, ऋजु पालिका नदी। सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कालिम्पोंग, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को इजी तो दिखेगा नहीं, ये बहुत सारे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए हैं। कालिम्पोंग ये हिल स्टेशन कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है कालिम्पोंग? कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, जो कि आप लोग दार्जिलिंग के एरिया, दार्जिलिंग वहाँ पर हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग वहीं पर है कालिम्पोंग हिल स्टेशन, ठीक है, कालिम्पोंग हिल स्टेशन। अब सारे हिल स्टेशन, बहुत सारे हिल स्टेशन है वैसे तो, जो जो इम्पोर्टेंट जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं वो सब बता देता हूँ। कुफरी हिमाचल प्रदेश में, कुफरी, शिमला, मनाली ये सब जाते हैं, वो सब हिमाचल प्रदेश में ही हैं। और हिमाचल प्रदेश में और याद रखिएगा ये केलंग, केलंग ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, कुफरी हो गया। और औली, औली एक हिल स्टेशन है, औली, नैनीताल, नैनीताल और मसूरी, ये सब कहाँ है, ये सब उत्तराखंड में। तो आप लोग मसूरी और इसका नाम तो सुने होंगे, मसूरी नैनीताल का, लेकिन औली का नाम नहीं सुनेंगे। औली, औली भी उत्तराखंड में ही है, तो याद रखिएगा। और ऊटी, ऊटी तो सब जानते ही हैं, तमिलनाडु में। कोडई कनाल, कोडई कनाल कहाँ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। और वो कौन से माउंटेन पर है, कोडई कनाल कौन से माउंटेन पर है, आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिपकिला पास इज़ फाउंड इन विच स्टेट? ये देखिए ये दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी ना कभी। शिपकिला पास, ये शिपकिला दर्रा कौन से रीजन में है, कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। शिपकिला, शिपकिला तो हिमाचल प्रदेश में है। अब और सब कौन से पासेस हैं, जेलेपला है, जेलेपला और नाथुला, जेलेपला नाथुला ये सिक्किम में है। आप लोगों को याद है सिक्किम में डोकलाम इशू हुआ था, डोकलाम इशू चाइना और इंडिया के बीच में चिकन स्नैक को लेकर के, तो वहीं पर है ये पासेस, जेलेपला, जेलेपला और नाथुला, जेलेपला नाथुला ये कहाँ है, सिक्किम में। तो ये सब याद रखिएगा। लीपू लेक एक पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लीपू लेक, तो ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में लीपू लेक है। और एक है इम्पोर्टेंट बोमडिला, बोमडिला ये ला का मतलब होता है दर्रा, पासेस, तो याद रखिएगा। और बोमडिला कहाँ है, बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सब याद रखिएगा। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द माउंटेन दैट ड्रॉ बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। देखिए आप लोग मैप देखें, ये सपोज दैट ये फ्रांस है, यहाँ पर ये स्पेन है, यहाँ पुर्तगाल है, पोर्टुगीज़, यहाँ स्पेन, ये फ्रांस, तो इनके बीच में एक माउंटेन रेंजेस है, ये डिवाइड करता है फ्रांस और स्पेन को। तो ये आपको बताना ये कौन से माउंटेन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पाइरेनीज़, पाइरेनीज़ इसका नाम है, पाइरेनीज़ माउंटेन। पाइरेनीज़ माउंटेन फ्रांस और स्पेन के बीच में है, तो याद रखिएगा फ्रांस और स्पेन के बीच में पाइरेनीज़ माउंटेन है। और यहाँ देखिए जो स्पेन पार्ट है उसको हम लोग इबेरियन पेनिनसुला भी कहते हैं, इबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। और इधर सपोज दैट ये यहाँ पाइरेनीज़ माउंटेन है, ये यहाँ फ्रांस है, और ये इधर के जो जितने भी एरिया है ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी। और इसी के बाद ये यूरोप ख़त्म हो जाता है,
ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है, ये फ्रांस, एक स्विट्ज़रलैंड में ये माउंटेन है, ये आल्प माउंटेन, ये स्विट्ज़रलैंड बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोकेट करते हैं। एक जोलन माउंटेन, जोलन माउंटेन कौन सी कंट्री में है? जोलन माउंटेन है ये नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल, ये नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो ये सब याद रखिएगा। जोलन माउंटेन, एक पेनाइन माउंटेन है। ये पेनाइन माउंटेन कहाँ है? ये है इंग्लैंड, मतलब कि जो ब्रिटेन का पार्ट है, ब्रिटेन, वहाँ पर ये पेनाइन माउंटेन लोकेट करता है। तो ये सारे माउंटेन्स रेंजेस याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि एशिया, यूरोप और एशिया के बीच में कौन से माउंटेन को डिवाइड करता है, कौन सा माउंटेन रेंज, तो ये है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप के को डिवाइड करता है। एशिया और यूरोप को कौन डिवाइड करता है? यूराल माउंटेन। यूराल ये है रसिया के बीच में, रसिया और जो यूरोपियन कंट्री है उनके बीच में है ये यूराल माउंटेन। ठीक है, चलिए ये देखिए, आज का लेक्चर बस इतना ही। तो आप लोग अगर इसी तरह का लेक्चर और चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मैं इसी तरह के रोज़ डेली क्वेश्चन और MCQs लेकर आते रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।